मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कंपनी अकाउंट पढ़ाऊँगी जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। कंपनी के लेखे अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी क्यों बनाई जाती है? तो देखिए, इट इज़ क्रिएटेड बाय अ लॉ, ये लॉ के द्वारा निर्माण होती है। मतलब कंपनी कभी भी बिना कानूनी नियम और रजिस्ट्रेशन के नहीं बन सकती है। लॉ एंड अफेक्टेड बाय लॉ, इट इज़ अ लीगल पर्सन बट विथ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब इसका यहाँ से इट इज़ अ लीगल पर्सन, ये एक कानूनी व्यक्ति होता है लेकिन इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है। जैसे आज मेरा एक फिजिकल अस्तित्व है ना, इसी तरीके से कंपनी का एक फिजिकल मतलब एक बॉडी की तरह तो नहीं रहती है, एक नेचुरल पर्सन की तरह नहीं होती है, लेकिन एक लीगल पर्सन जरूर होता है, कानूनी रूप से एक वो पर्सन की तरह कार्य करता है। A company is an association of a person united by a common object। जेम्स के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कंपनी की जो विशेषता है, सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन। अभी हमने इसकी डेफिनेशन के समय ही देखा था कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन नहीं होता। जैसे आप और मैं एक नेचुरल पर्सन है ना, उस तरह से एक कंपनी जो होती है वो नेचुरल पर्सन ना होकर एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। फिर इसके बाद है वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक एसोसिएशन होता है जो लाभ के लिए काम करता है, लाभ प्राप्ति के लिए काम करता है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एक अपनी अलग पहचान होती है, एक अलग कानूनी अस्तित्व होता है। ठीक है, एक कॉमन सील होती है, इसकी एक सील होती है जो इसकी सभी प्रपत्रों पर लगी होती है। फिर इसका बाद है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, एक अलग उसका अस्तित्व है। ठीक है, सेपरेटली। फिर लिमिटेड लाइबिलिटीज़, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है इसकी कंपनी की, और जो पार्टनरशिप होता है और जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे आप जितने का शेयर परचेस करते हो उस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ उतने की होती है। ओके, शेयर कैपिटल, कंपनी की एक अपनी शेयर कैपिटल होती है जो इसके पार्षद सीमा नियम पर लिखी होती है। फिर एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन का मीनिंग होता है कि वो कितने एरिया में काम करेगा वो उसको पहले ही बताना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब जैसे आप जितना ज़्यादा बड़ा एरिया चूज़ करते हो आपको परमिशंस के लिए उतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ और कहाँ से मिलेगा ये चीज़ें रहती है। तो सबसे पहले एरिया बताना होता है कि आपका जो कंपनी है वो किस एरिया में काम करेगी। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे ये भी आपको शो करना रहता है। तो ये तो इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। देखिए, जब भी कभी हमको इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर हम चार्ट वगैरह बना के उस चीज़ को बताते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि जहाँ आप चार्ट बना सकते हैं वहाँ पे ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, दायित्व के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइबिलिटी के अनुसार। लाइबिलिटी के अनुसार जो होती है कंपनी वो 3 प्रकार की होती हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, उनके अंशों के द्वारा। फिर दूसरा होता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, जितनी गारंटी दी है कंपनी ने उतने तक। और फिर कंपनीज विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज बहुत कम देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, मतलब जितने का आपने शेयर परचेस किया है वहाँ तक के लिए रहती हैं। फिर इसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर जो होती हैं, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है जनरल प्राइवेट कंपनी और एक होता है 1 पर्सन प्राइवेट कंपनी, जिसको हम ओपीसी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे और पढ़ेंगे। जो ओपीसी कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ा सा रूल्स अलग
फॉलो होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, साइज के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक होती है स्मॉल कंपनी और एक होती है लार्ज। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी आए तो आप जरूर इस तरीके से डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। बेसिस ऑफ डिफरेंस, अब हम देखते हैं वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। देखिए वन पर्सन कंपनी जो है इसका सेक्शन है 3 अंडर सेक्शन 1। फिर है प्राइवेट कंपनी, इसके लिए सेक्शन है 2 अंडर सेक्शन 68 और पब्लिक कंपनी उसका है 2 अंडर सेक्शन 71। ठीक है, देखिए नेम यूज्ड, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या नाम ये यूज करते हैं अपना पीछे में। ये देखिए लिखा है OPC इज द यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द नेम सेक्शन, इसके अंतर्गत। ठीक है, इनको जब वन पर्सन कंपनी होगी तो वो अपने पीछे में OPC लिखेगी कि वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे लिखती है प्राइवेट लिमिटेड, और जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो सिर्फ वर्ड यूज करती है लिमिटेड। हम इनके नाम जो रहते हैं उनके पीछे क्या लिखा है उससे समझ जाते हैं कि ये OPC है कि प्राइवेट है कि पब्लिक कंपनी है। सेकेंड आता है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें एक ही पर्सन होता है, मिनिमम और मैक्सिमम पर्सन 1 OPC में। सेकेंड आपका आता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 और मैक्सिमम 200। ठीक है, ये याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में, मैचिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके आते हैं उनमें काम का रहेगा। द मिनिमम नंबर ऑफ 7 और देयर नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, जितने शेयर्स हो उतना हो सकता है इसका मेंबर। इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टर, प्रोस्पेक्टर क्या होता है, एक प्रविवरण होता है जो पब्लिक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स परचेस करने के लिए जारी करता है। तो ये प्रोस्पेक्टर, इसमें तो कोई इसमें भी आपका नहीं रहेगा। इसको जरूर रहता है कि प्रोस्पेक्टर मस्ट बी इशू, इनको प्रोस्पेक्टर इशू करना कंपलसरी होता है, और अगर नहीं इशू करते हैं तो उसके लिए अलग कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब आता है आपका सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ये कोई भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन नहीं करते हैं OPC। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसमें एक अकेला व्यक्ति होता है, तो वो क्यों सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर्स इशू करे या इस टाइप की कोई भी चीज़ करेगा। और इसी तरीके से प्राइवेट कंपनीज भी नहीं करती हैं, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो ऑफर करती हैं। ठीक है, उसको ज़रूरी होता है कि वो शेयर्स इशू करे और सारी फॉर्मेलिटीज प्रोस्पेक्टस इशू करे, इस तरीके से। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का हिंदी होता है पार्षद अंतर्नियम। पार्षद अंतर्नियम, इनके लिए स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो बनता है, इसमें भी एक स्पेशल रहता है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो पब्लिक कंपनी हो उसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए। अगर नहीं बना पाती है, बना ले, अच्छा बात है, नहीं बना पाती है तो फिर टेबल F फॉलो होता है। ये अपन को ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। मैचिंग में आ जाता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो कौन सा लगेगा, तो टेबल F। ओके, फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें 1 पर्सन कंपनी में 1 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इसमें आपका रहेगा। फिर इसमें रहेंगे 2, मैक्सिमम 15, 3 और 15। ओके, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नॉट एप्लीकेबल, शेयर्स में भी नॉट अलॉटेड। ठीक है, इसमें भी नॉट अलॉटेड है, इसमें भी नॉट अलॉटेड है, इसमें अलॉटेड है। ओके, फिर आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नॉट एप्लीकेबल, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें भी नहीं रहेगा। ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं आप शेयर्स का, इसमें भी नहीं रहता है, पर इसमें आप कर सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। ओके, फिर इसके बाद आगे देखते हैं अपन
पब्लिक डिपॉजिट्स, ये पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हैं। हाँ, पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट डिपॉजिट्स ले सकती है। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर्स में आपके कि कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि किस सेक्शन के अंतर्गत हमको बताया गया। तो 2 अंडर सेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द शेयर्स। शेयर्स मीन्स द शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी की एक कैपिटल होती है और जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे अपन ने डेफिनेशन के बाद देखते हैं कि 2 प्रकार के कौन कौन से शेयर्स होते हैं। तो एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट अ प्रेफरेंस। यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है कि इक्विटी शेयर्स वो हैं जो प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ये देखें कि प्रेफरेंस क्या है। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? पूर्वाधिकारी, इसका हिंदी होता है। और पूर्वाधिकारी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको कुछ चीज़ों में पूर्वाधिकार मिला होता है। देखिए, आप इसका हिंदी होता है पूर्वाधिकारी। ये बना है पूर्व प्लस अधिकार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से इसको 2 पूर्व अधिकार मिले हुए हैं। तो देखिए, पहला इसको पूर्व अधिकार मिला है रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब कभी डिविडेंड देने की बात आ रही है तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलेगा। और जिसकी प्रेफरेंस शेयर्स के साथ एक रेट डली होती है, उस रेट पर इनका फिक्स्ड अमाउंट होता है। मतलब जैसे 6% फॉर एग्जांपल के लिए 6% प्रेफरेंस शेयर, तो इनका जो भी 6% के अनुसार डिविडेंड बनेगा वो पहले इनको दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वाले को। फर्स्ट इनको मिलेगा, बाद में जाके सेकंड नंबर पे इक्विटी को मिलेगा। अगर मान लो इतना पैसा है कि इनको देने के बाद कुछ नहीं बचता, तो फिर इक्विटी वाले को डिविडेंड के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, और रीपेमेंट, अगर कभी शेयर्स का रीपेमेंट होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट होता है, बाद में इनका। तो कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं कि वो 2 कौन से पूर्वाधिकार हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है। तो पहला मिलता है आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा मिलता है रीपेमेंट। रीपेमेंट किसका? जब कभी कैपिटल की रीपेमेंट होने की बात आ रही है तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को, और बचा हुआ जो कैपिटल है उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट होता है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में अंतर। जो अभी हम पढ़ रहे थे वही चीज़ हम यहाँ पे वापस से देख रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या क्या है। तो देखिए, रेट ऑफ डिविडेंड, मैंने आपको वही बोला था कि इनकी रेट जो होगी वो फिक्स्ड होगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अंतर में वही बात आई कि इनकी रेट क्या है, ये लिखा है फिक्स्ड। ओके, इनकी कोई रेट फिक्स नहीं होती है। कभी इनको बहुत ज़्यादा डिविडेंड का अमाउंट मिल सकता है, कभी बहुत कम मिल सकता है। तो इनकी ऐसी कोई भी रेट फिक्स नहीं है। सर्टेनिटी, डिविडेंड इज सर्टेन जब रेट फिक्स है। जैसे 6% और 6% का जो अमाउंट निकल रहा है उनका वो फिक्स है, तो इसीलिए जो आपको पेमेंट मिल रहा है वो रेट फिक्स है, तो आपको पेमेंट भी फिक्स मिल रहा है। तो सर्टेन है, इनका नॉट सर्टेन, कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है। वोटिंग राइट, अब देखिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो रियल मालिक होता है, वास्तविक। ये भी पूछा जाता है कंपनी का एक्चुअल मालिक किसे बोलते हैं 1 वर्ड में, तो इक्विटी शेयर होल्डर आंसर रहता है। ठीक है, तो वोटिंग राइट, जब ये एक्चुअल में मालिक है इक्विटी वाले, तो वोटिंग राइट इनको, जो प्रेफरेंस वाले होते हैं, इनको कुछ मैटर पे जहां पर इनका इंटरेस्ट होता है प्रेफरेंस वाले का, वहीं पे बोलने का अधिकार होता है। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर जगह पर ऑल मैटर्स में बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि ये वास्तव में मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है। इसके बाद अर्निंग द इन्वेस्टमेंट इन दीज शेयर्स मेड फॉर द अर्निंग फिक्स्ड इनकम, ये फिक्स्ड इनकम देता है, ये कमर्शियल पर्पज से लेते हैं। लिक्विडेशन,
अब जब कभी लिक्विडेशन होता है तो वहाँ पे आपने देखा था कि इसको दो अधिकार हैं, एक तो पहले डिविडेंड लेने में अधिकार था, दूसरा इसको कैपिटल में रीपेमेंट का अधिकार था। तो देखिए यहाँ लिखा है जब कभी प्रायोरिटी मिलेगी गेटिंग देयर कैपिटल, इनकी जो कैपिटल की वापसी होगी उसमें पहले प्रायोरिटी मिलेगी किसको, प्रेफरेंस वाले को। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, बाद में इक्विटी को दिया जाएगा। ये लिखा है देन आफ्टर पेमेंट। 7th नंबर अदर राइट्स, दे हैव नो राइट्स टू रिजर्व एंड फंड्स, इनको कोई भी प्रकार का राइट्स नहीं होगा रिजर्व्स पे, जबकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे हैव राइट्स टू रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व और सरप्लस होता है उन पे अधिकार किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। ऑनरशिप, यहाँ पे देखिए वापस से ये बात की गई है कि ये वास्तविक मालिक नहीं होते हैं। ओके, ये देखिए ये लिखा है द ऑनर आर नॉट रियल, कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रियल मालिक नहीं होते, जो मैंने इसके पहले भी आपको लिखा। और देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स में लिखा है होल्डर्स आर रियल ऑनर, ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, रियल ऑनर कौन होता है, तो इक्विटी होता है रियल। ओके, अब इसके बाद रिडेम्पशन, दे कैन बी रिडेम्बेबल, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिडेम्बेबल होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे कोई भी प्रकार के रिडेम्बेबल इसमें नहीं होता है। स्पेशलिटी, दे आर नॉट, दे आर स्पेशल इन अ नेचर, इनका स्पेशल नेचर होता है, बट इनका क्या होता है, जनरल नेचर होता है, ये सामान्य टाइप के होते हैं। इसी के साथ अपन अगला टॉपिक पे जाते हैं। आप अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी का निर्माण कैसे होता है, कंपनी बनती कैसे है। सबसे पहले फिलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द प्रमोटर, प्रमोटर मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवर्तक। प्रवर्तक वो व्यक्ति होता है जो सबसे पहले कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए विचार करता है और सारी व्यवस्थाएं करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तक। ठीक है, जो प्रवर्तक होगा, जो कंपनी का निर्माण कर रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति तो पूरे सब चीज़ों को एक जगह पे कलेक्ट करेगा, सारी चीज़ों के बारे में विचार करेगा, कंपनी का स्टार्ट करेगा, तो वो जो व्यक्ति होगा उसको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं पार्षद सीमा नियम, वो बनाना पड़ेगा। पार्षद सीमा नियम की जो सेक्शन है वो है 256। ठीक है, ये पार्षद सीमा नियम में क्या क्या लिखा जाता है, तो देखिए पार्षद सीमा नियम में कंपनी की कैपिटल होती है, उद्देश्य होते हैं, अधिकार होते हैं, दायित्व होते हैं, है ना, कि ये सारी बातें जो होती हैं MOA में लिखा जाता है कि क्या कंपनी के ऑब्जेक्ट होंगे, MOA। ओके, फिर सेकंड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को AOA बोला जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो जो उनने ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनको प्राप्त कैसे किया जाएगा, उसके लिए कंपनी के शेयर्स के बारे में सारी जानकारी रहेगी कि कितने के होंगे, उनके बीच में अंतराल क्या होगा, कब कब कॉल अप होगा, ये सारी चीज़ें, आंतरिक व्यवस्था, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आंतरिक व्यवस्था। ठीक है, उससे संबंधित कंपनी की जो है उनसे संबंधित जो रहता है वो AOA में रहता है। अगर AOA नहीं है तो फिर टेबल A एब्सेंट्स में लागू होती है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर्स की लिस्ट होती है वो देनी होती है। ठीक है, रिटर्न कंसिस्टेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को लिखित में अपनी सहमति देनी होती है। इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके, फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन शेयर्स। ओके, ये सब जानकारी उनको देनी रहेगी इसमें। अब इसके बाद हम अगला अपना देखें यदि, तो हमारा टॉपिक आ रहा है
इसी में सेकंड पॉइंट आ रहा है द पेमेंट ऑफ द फीस एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन। जो कंपनी को जब स्टार्ट करती है तो कुछ फीस वगैरह पे करनी होती है, उसके साथ उन्हें एक सर्टिफिकेशन मिलता है इन कॉर्पोरेशन का, तो वो लेना रहता है। थर्ड स्टेज होता है कमिंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब इसके अंतर्गत इसको एक प्राविवरण देना रहेगा, प्राविवरण जिसमें सारी जो शेयर्स इशू हो रहे हैं उनकी जानकारी रहेगी, ठीक है। तो प्राविवरण बनाना पड़ता है। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब आपने जितने शेयर्स इशू किए हैं उसका एक आपको न्यूनतम अभिधान प्राप्त होना चाहिए, उसकी बात की गई है। फिर पेमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, फिर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ बाय सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो सचिव होता है उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ये सारी प्रोसेस जो है वो आपकी है कि किस तरीके से एक कंपनी अपना फॉर्मेशन करती है। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला टॉपिक आ रहा है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल। कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल होती हैं? तो देखिए सबसे पहले होती है अथोराइज कैपिटल। अथोराइज कैपिटल जो होती है इसको हिंदी में बोला जाता है अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी वो पूंजी होती है जिससे कंपनी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाती है, अधिकृत पूंजी। इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक। अथोराइज कैपिटल जो होती है उसके अनुसार हमको स्टैम्प ड्यूटी जो लगनी है उसकी बात की जाती है। आपकी जो पंजीयन शुल्क फीस है वो भी इसी के आधार पे लगती है, और इसको MOA में बताना पड़ता है कि आपकी जो कैपिटल हम उसमें बताते हैं कि हमारी इतनी कैपिटल होगी। अभी मैंने आपको बोला था कि उसमें उद्देश्य होते हैं कैपिटल, तो वहाँ पे हमको MOA में बताना पड़ता है कि हमारी अधिकृत पूंजी कितनी होगी, और उसी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी दे होती है, पंजीयन शुल्क, रजिस्ट्रेशन। जितनी आपकी अधिकृत पूंजी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको चार्जेस लगे। अब इसको लक्ष्मण रेखा भी बोला जाता है। इसी का एक पार्ट होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वो भाग जो हम इशू कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, और जो पार्ट हम नहीं इशू कर रहे हैं उसको बोलते हैं अनइशू कैपिटल। जैसे 50,000 शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ ईच है, इस तरीके से हमारी कैपिटल पहुंचाई जाएगी 5 लाख रुपए पे, ठीक है। 5 लाख रुपए में से हम 2 लाख रुपए की इशू कर रहे हैं, 3 लाख रुपए का भी इशू नहीं कर रहे हैं, या 3 लाख रुपए का इशू कर रहे हैं, 2 लाख का नहीं कर रहे हैं। तो 2 लाख हो गया हमारा इशू, 3 लाख हो गया हमारा अनइशू। हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल जितनी है वो है कितनी? 5 लाख। इसी का एक पार्ट इशू कैपिटल, वो कैपिटल जो अधिकृत पूंजी का जो पार्ट हम इशू कर दें, जो नहीं करें वो अनइशू है, ओके। इशूड कैपिटल में से सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल इसके जो एक जितना हमारा हमने कॉल अप कर लिया, हमने इशू किया, और जितना हमारी पब्लिक ने इसको हिंदी में प्रार्थिक पूंजी बोलते हैं, इसको अप्रार्थिक पूंजी बोलते हैं। प्रार्थिक पूंजी का वो भाग जो हमने पब्लिक से मांग लिया, मांग किया। कॉल अप कैपिटल जो नहीं मांगना वो आपका अनकॉल अप कैपिटल। अनकॉल अप कैपिटल का ही एक भाग होता है रिजर्व कैपिटल और अनरिजर्व कैपिटल, ठीक है। और इसके बाद कॉल अप कैपिटल का वो भाग जो हमने मांगा और पब्लिक ने पे भी कर दिया, पेड अप कहलाएगी। मतलब हमने जैसे मांगे हैं और उसमें से कुछ पार्ट पब्लिक पे करती है, कभी कभी नहीं भी करती है, तो वो कहलाता है कॉल इन एरियस। अभी आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि इसका इतना भाग है और ये इतना अपन ने पेड अप किया पब्लिक ने, जैसे 7 रुपीज़ तक या 70,000 रुपये तक कर दिया, अपन ने 10 का मांगा है और इसमें से 3 नहीं दिया, तो ये कहला जाता है कॉल इन एरियस, इतना पैसा हमको नहीं दिया गया पब्लिक के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके साथ अपन एक डिफरेंस है रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रहता है जो हमेशा पूछा जाता है। देखिए आप शब्द देख रहे होंगे, एक में लिखा है रिजर्व्ड कैपिटल और एक में लिखा है कैपिटल रिजर्व, है ना। अब अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसका हिंदी होता है संचय पूंजी और इसका होता है पूंजी संचय, ठीक है। सबसे पहले देखिए मीनिंग, रिजर्व कैपिटल इज द
portion of the uncalled capital which can be called only in the event of liquidation। ये हमारा वो कैपिटल का वो पार्ट है जो सिर्फ कंपनी के समापन के समय मांगेंगे हम। और ये कौन से उसका पार्ट है, तो वो जो हमने इशू कैपिटल देखा था, फिर उसके बाद देखा था आपने कॉल अप अनकॉल अप, वहाँ पे आपने देखा होगा आपका इशूड कैपिटल का एक पार्ट चल रहा था, उसमें यहाँ पे साइड में बना हुआ था, वही जो है वही रिजर्व कैपिटल यहाँ है। ठीक है, फिर अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट के अगेन बनता है। किसके अगेन बनता है? जो हम प्रॉफिट होते हैं और जो हम डिविडेंड में पे करते हैं, हम जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट यहाँ पे डिविडेंड के रूप में दे रहे हैं और कुछ पार्ट हम सिक्योरिटी के रूप में रख रहे हैं, वही हमारा कैपिटल रिजर्व। ये जब आपकी सभाएं होती हैं, है ना, मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें डिसाइड होता है कि कितना पार्ट हमको कैपिटल रिजर्व के रूप में रखना है। क्रिएट ऑफ रिजर्व कैपिटल इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये बनाया जाए, ये कंपनी की अपनी इच्छा पर है कि वो रिजर्व कैपिटल बनाती है कि नहीं, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है इसको बनाना कंपनियों के लिए। फिर इसके बाद है इट इज़ नॉट एग्जिबिटेड इन द कंपनी बैलेंस शीट। ये कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, इसे रिक्वायर्ड है टू बी इसको दिखाया जाए। फिर टाइम ऑफ यूज़, इसका सिर्फ लिक्विडाइजेशन में यूज़ होता है, इसका एनी टाइम ड्यूरिंग द कंपनी की लाइफ में कभी भी इसका यूज़ हो सकता है। किसका? कैपिटल रिजर्व का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। अभी मैंने आपको यही बताया था कि किससे बनता है। ये इशूड कैपिटल, जो हम कैपिटल इशू करते हैं और उसमें से हम कुछ पार्ट इशूड कैपिटल के रखते हैं कि भाई अभी हम इतना नहीं मांगेंगे तो हम इसको रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। और ये किसका पार्ट होता है? ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। बेटा ये सबसे ज़रूरी है कि आप यहाँ से सारी चीज़ें समझ सकते हो कि कौन किससे बना है। देखिए, रिजर्व कैपिटल मतलब हमने अपनी इशूड कैपिटल का कुछ पार्ट रिजर्व में रखा, ओके। और ये क्या है? ये जो हमें प्रॉफिट्स होते हैं, उस प्रॉफिट में से हम कुछ हिस्सा नहीं बांटते हैं और उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद है पर्पस ऑफ यूज। इट्स कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉस। इसका कभी भी कैपिटल लॉस के उसके लिए नहीं होता, इसका सिर्फ किसके लिए होता है? लिक्विडाइजेशन के समय जो एक्सपेंसेस है, जो भी चीज़ें हैं, उनमें इसका यूज होता है रिजर्व कैपिटल का। इट्स कैन बी यूज रिटर्न ऑफ कैपिटल लॉस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस, क्योंकि ये प्रॉफिट के अगेन बना है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। सोर्स ऑफ द क्रिएशन, इसका जो सोर्स होता है वो सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और इट्स कैन बी मेड फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफीचर्स शेयर्स अमाउंट एंड अदर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से बनते हैं ये आपके, ठीक है। जो हमको कैपिटल प्रॉफिट वगैरह हो रहे हैं ना, उन कैपिटल प्रॉफिट्स के अगेन ये बन रहा है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, स्वैट समता अंश। स्वैट समता अंश क्या होते हैं? ये भी समता अंश ही होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए इशू किया जाता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए इशू किया जाता है। अदर देन कंसिडरेशन, नगद के लिए जो अपन ने नगद ना दे के अपन इस प्रकार के शेयर्स इशू कर देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो बौद्धिक संपदा होती है उसके लिए अपन इनको इशू करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अदर देन, जैसे अपन को कोई ने टेक्निकली कोई प्रकार की सपोर्ट किया है ना कंपनी को, तो हम ये समतांश इशू करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि ये व्यापार प्रारंभ करने के 1 वर्ष के अंदर इशू होते हैं और जिसको मिलते हैं वो 1 वर्ष तक बिना रखे उसको सेल भी नहीं कर सकते। और इसका सेक्शन जो होता है वो सेक्शन 54 अप्लाइड होता है, ठीक है। थैंक यू।